हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रोमंथ इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो बीएससी फिजिक्स का वीडियो है। बीएससी फिजिक्स में हमारा लेसन 2 हमने स्टार्ट किया था, तो लेसन 2 में हमारे कुछ सवाल बचे थे कल, तो उनको कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद में आगे की चीजें कराएंगे आपको, ठीक है। चलिए, तो यहां से देखिएगा, आज की वीडियो का पहला सवाल। और आज हम इंटरेस्टिंग टॉपिक ग्रेडियंट वगैरह भी आपको कराने वाले। वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगी आज की वीडियो। पहले इस क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन ये लगा लीजिए, ये आपका मेरठ यूनिवर्सिटी में तो 2 4 6 7 9, यानी कि मेरठ यूनिवर्सिटी, आप मेरठ यूनिवर्सिटी में ये 8 बार आया है। यानी कि ये लगा लीजिए 2001 से लगातार 1-2 साल छोड़ के अब तक लगातार 8 बार आया है अब तक, ठीक है। और गोरखपुर यूनिवर्सिटी और कई सारी यूनिवर्सिटी में आया है। तो इसलिए इस सवाल को ढंग से करेंगे। क्या है क्वेश्चन? द वेक्टर ए हैज कांस्टेंट डायरेक्शन इफ एंड ओनली इफ ये ए वेक्टर क्रॉस डी ए वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर या जीरो। यानी कि निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा के लिए सिद्ध करो, निश्चित दिशा के लिए सिद्ध करो ए वेक्टर क्रॉस डी ए वेक्टर अपॉन डी टी इजिकल टू जीरो। ये आपको सिद्ध करवा रहा है निश्चित दिशा के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको सॉल्व करेंगे एकदम लल्लन टॉप तरीके से। चलिए हम यहां से सॉल्यूशन करते हैं। ओके, चलिए हम मान ले रहे हैं ये जो है ए वेक्टर ए कैप इज द यूनिट वेक्टर, या आप ये कहिए डायरेक्शन बोल दिए। यूनिट वेक्टर कोई तो डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है भाई। आप समझिए, यदि कोई वेक्टर है इस तरह से, तो उसमें क्या क्या चीज होती है? एक तो परिमाण होता है ए, और एक होता है उसका ए कैप। तो ए कैप जो होती है ये आपकी दिशा को बताता है, ठीक है। इसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ना यूनिट वेक्टर। वेक्टर में हमने बताया था आपको, ये आपका मैग्नीट्यूड होता है। ये आपका क्या होता है? मैग्नीट्यूड। ये आपका परिमाण होता है। ये क्या है? परिमाण। तो ये जो ए कैप है ये डायरेक्शन है, और ये आपकी क्या है? मैग्नीट्यूड है, परिमाण। क्योंकि परिमाण और दिशा दोनों चीज मिलती हैं तभी तो वो सदिश कहलाता है। यानी सदिश में क्या क्या चीज होती है? सदिश में आपका एक तो परिमाण होगा, एक आपकी दिशा होगी, दो चीजें मिलेंगी। तो हम मान लेने ए कैप इज द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ये हमने मान ली, माना है कि भैया ये जो ए कैप है ये क्या है आपका, या आप हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि माना ए कैप सदिश ए वेक्टर की दिशा है। आप जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो। जो दिशा है तो अकॉर्डिंग परिभाषा ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? ए इंटू ए कैप, ये हो जाएगा। जहां लिख सकते हो हेयर ए क्या है? ए है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यानी सदिश ए वेक्टर का क्या है? ये परिमाण है, ठीक है। ये चीज आप जानते हो। अब हम यहां से आगे का खेला अब स्टार्ट होगा। पहले यहां से मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। ओके ओके, ऑलराइट, ओके। चलिएगा, अब हम इसको यहां से देखिएगा। अब यहां से आपको सारी बातों को ध्यान से रखते हुए आगे सॉल्व करना है। अब मैं इसका क्या कर दे रहा हूं? डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे हम, और लिख देंगे विद रेस्पेक्ट टू टी। टी के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? डी ए वेक्टर अपॉन डी टी हो जाएगा, इजिकल टू। जब मैं इसका करूंगा डी ए अपॉन डी टी, ये यहां पर आपका ए इस तरह से आपका दो पक्ष हैं,
जब दो चीजें आ जाती हैं, यानी कि एक फंक्शन और दूसरा फंक्शन दो मल्टीप्लाई में होते हैं और उनका हमको डेरिवेटिव करना है, तो पहला फंक्शन जोकाते हैं और दूसरे का डेरिवेटिव, फिर प्लस पहले का डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन जोकाते हो। ऐसे ही होता है ना, सेम टू सेम फिजिक्स में इसी तरीके से होता है, पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन, दूसरा फंक्शन जोकाते हो पहले का अवकलन। तो वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। पहला फंक्शन मैं इधर ले लूंगा, दूसरे का अवकलन कर देंगे, यानी डी ए कैप अपॉन डी टी, फिर प्लस अब के बाद पहले का अवकलन कर देंगे, यानी डी ए अपॉन डी टी, और ए कैप को हम इधर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई? इस तरीके से, यानी कि मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, ये वाला देखिएगा। पहला फंक्शन जो कहते हो दूसरे का अवकलन, अब की बार दूसरा फंक्शन जो कहते हैं, क्योंकि ये दूसरा फंक्शन है, पहले का अवकलन, ये हो गया। ठीक है, चलिए यहां से आगे अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों पक्षों में यानी कि मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग ए वेक्टर ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में ए से मल्टीप्लाई करने पर। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को यहां पे देखिएगा सवाल में क्या चाहिए था, सवाल को देखो, डी ए वेक्टर अपॉन डी टी के साथ में ए वेक्टर की क्रॉस मल्टीप्लाई चाहिए थी। तो मैं यहां पर क्या करने जा रहा हूं, मैं यही काम यहां पर करने जा रहा हूं कि दोनों पक्षों में मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। तो ए वेक्टर क्रॉस डी ए वेक्टर अपॉन डी टी बराबर ए वेक्टर क्रॉस, और ये है आपका ए, और डी ए कैप अपॉन डी टी, फिर प्लस डी ए अपॉन डी टी और ए कैप, ये है। ओके, देखिए दोनों पक्षों में मैंने क्या करा है, यहां पर ए कैप यानी कि ए वेक्टर की क्रॉस मल्टीप्लाई करिए दोनों पक्षों में। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटा दे रहे हैं। ओके, अब यहां से आगे का सिस्टम देखिएगा क्या होगा। चलिए, तो देखिए यहां तक आ जाएगा, ये यहां पर देखिएगा ब्लैक पेन से लिखता हूं मैं, देखिए छोटा छोटा लिखूंगा, ए वेक्टर क्रॉस डी ए वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू, देखिए अब इस ए वेक्टर की मल्टीप्लाई इधर करनी है। तो देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, पहले तो ये चीज समझिए, यदि ए वेक्टर की मैं किसी ऐसे वेक्टर में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 5 बी वेक्टर इस तरह से, तो ये कैसे हो जाएगा, यदि इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, 5 को मैं बाहर निकाल दूंगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्यों, क्योंकि देखिएगा ये जो आपका ये सदिश है, ये सदिश है, तो कांस्टेंट आपका बाहर आ जाता है, सदिश की मल्टीप्लाई सदिश के साथ होगी। ठीक उसी प्रकार से यहां पर देखिएगा, लाइक ये आपका मैग्नीट्यूड था, यानी कि यहां पर ये कांस्टेंट की तरह व्यवहार करेगा, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका बाहर आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, ए वेक्टर की मल्टीप्लाई होगी इस डी ए कैप अपॉन डी टी के साथ। ओके, फिर प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो गई, अब इसकी मल्टीप्लाई ये इसके साथ नहीं, इसके साथ होगी, क्योंकि यहां पर ये वाली चीज आपकी कांस्टेंट की तरह व्यवहार करेगी। तो इसका मतलब ये डी ए अपॉन डी टी ये लाइक कांस्टेंट, और ए क्रॉस की मल्टीप्लाई ए कैप के साथ होगी। बात समझ में आ गई होगी अच्छे से, नहीं समझ में आई है तो मैं यहां पर एक बार बता दे रहा हूं, देखिएगा भाई मेरे पास में भाई मेरे पास में एक इसकी मल्टीप्लाई करनी है, ए, और ये है आपका डी ए कैप अपॉन डी टी, फिर प्लस है डी ए अपॉन डी टी, और यहां पर है ए कैप। अब यहां पर ये देखिएगा, एक तो ये वेक्टर है और एक यहां पर ये वेक्टर है। अब इन वेक्टरों में मल्टीप्लाई की जाएगी तो ये ए बाहर आ जाएगा, इस ए की मल्टीप्लाई इधर से लेफ्ट साइड से डी ए कैप अपॉन डी टी में होगी, फिर प्लस ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, ना कि इसमें, ये कांस्टेंट है, ये आपका बाहर रहेगा, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी। तो देखो क्या यही है, ये सारा कुछ यहां पर देखिए, ये आपका पूरा आ चुका है, इधर ये आ चुका है। ओके, चलिएगा अब हम इसको मिटा दे रहे हैं। ये तो अब देखिएगा आगे का क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस डी ए वेक्टर अपॉन डी टी बराबर
अब देखिएगा ए वेक्टर बराबर क्या होता है, पहले तो ये समझ लो। ठीक है, ए वेक्टर बराबर क्या रहता है? ए वेक्टर बराबर रहता है ए इंटू ए कैप, ये रहता है। ओके, चलिए। और यहां पर देखिएगा ध्यान से, ए कैप और ए कैप बराबर यदि मैं यहां से मान निकालूं तो क्या हो जाएगा? ए वेक्टर अपॉन ए, ये हो जाएगा। ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन ए, देखिएगा ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन ए हो जाएगा। तो यहां पर देखिएगा, इस वाले में इसकी जगह पर तो मैं ए कैप की वैल्यू रखूंगा और यहां पर मैं ए वेक्टर की वैल्यू रखूंगा। ठीक है, दोनों की वैल्यू अलग अलग रखी जाएंगी। ये ए है और इसके साथ में यहां पर ए वेक्टर के लिए मैं यहां पर रख दूंगा ए इंटू ए कैप, ये आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए। और ये डी ए कैप अपॉन डी टी, ये हो जाएगा। फिर प्लस, और यहां पर देखिएगा ये वाली चीज डी ए अपॉन डी टी जोकाते हो, साथ में ये ए कैप जोकाते हो, फिर ये क्रॉस, और यहां से ए कैप, ये ए कैप की वैल्यू रख दूंगा, क्या हो जाएगी? ए वेक्टर अपॉन ए, ये हो जाएगी। अब मुझको एक चीज बताइए, आप लोग भली भांति जानते होंगे कि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की जब मल्टीप्लाई की जाती है तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होती है। तो यहाँ पर ए वेक्टर ये रहा और एक वेक्टर ये रहा, दोनों में क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो ये बचेगा कितना? जब ये पूरा जीरो हो जाएगा तो ये बचेगा आपका कितना? ये बचेगा ए वेक्टर क्रॉस डी ए वेक्टर अपॉन डी टी इजिकल टू, एक ही ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए कैप, अब साथ में हो जाएगा डी ए कैप अपॉन डी टी, प्लस ये पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इजिकल टू होता है जीरो। ठीक है, ये ओके। तो ये आ गया आपका ए वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस डी ए वेक्टर अपॉन डी टी इजिकल टू। अब देखिएगा ध्यान से, ये वाली चीज आप ध्यान से देखो, क्या आ गया? ये ए स्क्वायर, ठीक है, और ये चीज आपकी इस तरीके से ए कैप डी ए कैप अपॉन डी टी, ये वेक्टर वाली चीज मैंने एक साथ ले ली, इसको समीकरण एक मान लो। अब अपने प्रश्न के अनुसार चलो, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या बोला था? अरे यार, ये प्रश्न में क्या बोला है? प्रश्न में ये बोला है कि ए वेक्टर हैज कांस्टेंट डायरेक्शन, तो मतलब ये है कि जो ए कैप है इसका मान कैसा होगा? कांस्टेंट। तो यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए कैप इजिकल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, क्योंकि ए वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट है, ये यही डायरेक्शन मानी थी। अब इसका यदि हम टी के रेस्पेक्ट में यदि मैं इसका अवकलन करूंगा तो इस कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है? जीरो होता है, ये हो जाएगा किसी कांस्टेंट के लिए। तो नाउ ये चीज हो गई फ्रॉम इक्वेशन वन। अब इक्वेशन वन में यदि यहाँ पे जीरो रख दूंगा तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? ए वेक्टर क्रॉस डी ए वेक्टर अपॉन डी टी इजकल टू जीरो। ये चीज, यही चीज आपको प्रूव करनी थी, प्रूव, यही चीज तो प्रूव करनी थी, हो गया प्रूव। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से दो बार में। एक ये हो गया स्क्रीनशॉट, एक आपका ये हो गया, पूरा हो गया सवाल। ठीक है, कर लीजिए। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराता हूं, देखिएगा। कुछ बड़ा दिक्कत कर रहा है ये। चलिए, तो अब आ जाते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। देखिएगा, ये है दूसरा क्वेश्चन। सो दैट डी, ये हो गया और ये आपको प्रूव करना है, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस
डी ए वेक्टर अपॉन डी टी, इसका अवकलन करने पर इतना आना चाहिए। ठीक है, हम इसकी एल एच एस ले रहे हैं। एल एच एस कितनी है, डी अपॉन डी टी और ए वेक्टर क्रॉस डी ए वेक्टर अपॉन डी टी, ये है। आप मेरे को ये बताइए, डी अपॉन डी एक्स यदि हम पहला फंक्शन क्रॉस दूसरा फंक्शन इस तरह से दे रखा है तो कैसे करते हैं? पहला फंक्शन जो कहते हैं क्रॉस के साथ दूसरे का अवकलन, फिर प्लस इधर दूसरा वाला फंक्शन जो कहते हैं क्रॉस के साथ पहले का अवकलन। इस तरह कैसे करते हैं? ठीक है, यही यहां पर ऐसे मान लीजिए कि ये वाला जो चीज है, ये वाला पहला फंक्शन है और ये वाला आपका दूसरा फंक्शन। तो अकॉर्डिंग दिस, पहला फंक्शन जो कहते हो दूसरे का अवकलन, दूसरे का अवकलन करेंगे तो डी टू ए वेक्टर अपॉन डी टी टू हो जाएगा, फिर प्लस अब की बार दूसरा वाला फंक्शन पहले वाले का अवकलन यानी कि डी ए वेक्टर अपॉन डी टी, फिर क्लॉज दूसरा वाला फंक्शन जो कहते हो, इस तरीके से ये रहेगा। अब आप लोग जानते हैं, देखिएगा ये वाली चीज, ये किसी सेम वेक्टर की सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो कितनी हो जाती है, जीरो। तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस डी टू ए वेक्टर अपॉन डी टी टू प्लस ये हो जाएगा जीरो। क्यों हो रहा है जीरो? क्योंकि ए वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ करते हैं तो वो जीरो आ जाता है। तो ये आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस डी टू ए वेक्टर अपॉन डी टी टू, ये आ गया एल एच एस बराबर। और यही चीज आपकी क्या है, आर एच एस है। बस प्रूफ, यही चीज तो हमको प्रूफ कराना था, प्रूफ। ठीक है, देख लो, ए वेक्टर क्या चीज प्रूफ कराना था हमको, ए वेक्टर डी टू ए वेक्टर अपॉन डी टी टू। ये तो बहुत सिंपल निकला सवाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। सारे क्वेश्चन ये आए हुए हैं, आप इनमें बिल्कुल भी ये ना सोचें कि सर ये वाला इंपॉर्टेंट है, कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट है, डी अपॉन डी टी इजकल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इस तरह से दे रखे हैं। ठीक है, तो ये आपको सिद्ध करना है, यानी कि सो दैट, ये आपको शो दैट करना है, दिखाना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस डी सी वेक्टर अपॉन डी टी, फिर प्लस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर ए वेक्टर डॉट डी पी वेक्टर अपॉन डी टी क्रॉस सी वेक्टर प्लस प्लस डी ए वेक्टर अपॉन डी टी डॉट ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये है आपका, ये चीज आपको सिद्ध करनी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम इसका क्या ले ले रहे हैं, एल एच एस ले ले रहे हैं। एल एच एस क्या है, डी अपॉन डी टी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इस तरह से ले रखा है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको खोलो, ये देखिएगा, अब ऐसे समझ लो कि यहां पर ये वाला जो फंक्शन है ये पहला फंक्शन है और ये वाला आपका दूसरा फंक्शन है। तो अकॉर्डिंग दिस, पहला वाला फंक्शन जो का त्यों दूसरे का अवकलन, यानी दूसरा क्या है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, फिर प्लस अब के पहले का अवकलन, पहले का अवकलन और दूसरा वाला फंक्शन जो का त्यों, इस तरह से आ जाएगा आपका। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा,
अब ये फिर से पहला फंक्शन और ये है आपका दूसरा फंक्शन, इसमें लगा दीजिए ए वेक्टर डॉट, अब इसमें करेंगे तो पहला फंक्शन जो का त्यों दूसरे का अवकलन, इस तरह से, फिर प्लस अब के पहले वाले फंक्शन का अवकलन और दूसरा वाला फंक्शन जो का त्यों, ये इस तरीके से आ जाएगा प्लस, और ये वाला आपका जो का त्यों रहेगा, यानी कि डी ए वेक्टर अपॉन डी टी और बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और यहाँ पर आ जाएगा डॉट, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए दिखाई दे रहा होगा, इसकी मल्टीप्लाई अगर कर दीजिए अंदर, डॉट प्रोडक्ट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस डी सी वेक्टर अपॉन डी टी, फिर प्लस ए की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ए वेक्टर डॉट डी बी वेक्टर अपॉन डी टी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, प्लस डी ए वेक्टर डॉट डी टी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। यही चीज तो प्रूव करनी थी, प्रूफ देख लो, चेक कर लो, यही चीज तो थी, ये देख लीजिए, यही चीज थी, सारी चीजें आ गई आपकी, प्रूव हो चुका है। ठीक है, चलिए अब हमको स्केलर फील्ड और स्केलर वेक्टर, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए स्केलर फील्ड और स्केलर वेक्टर के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूं, फिर यहीं से आगे आप ग्रेडेड वगैरह पढ़ोगे, समझोगे, देखिएगा। स्केलर फील्ड क्या होता है, पहले इसको समझते हैं, स्केलर फील्ड। ठीक है, जैसे कि पहले देखिए मेरे पास एक नदी है, इससे दिमाग को बिल्कुल यहां पहुंचा दो, नदी पर, ये मेरे पास नदी है, नदी में ये क्या है, पानी है। ठीक है, अब पानी का मैं एक सरफेस ले रहा हूं यहां से, इस तरीके से, ये पानी का सरफेस ले लिया, ए बी सी डी। अब इस सरफेस में ये पानी इधर की ओर मूव कर रहा है, तो पानी इस तरीके से जा रहा होगा, इस तरीके से। ठीक है, ये आगे बढ़ रहा है। अब मैं पानी के जो सरफेस है, इस सतह का ताप के बारे में डिस्कस करूं, यानी कि इस सतह का टेम्परेचर कितना है, पानी की सतह का टेम्परेचर कितना है इस नदी में, उसकी बात करूं, तो ये वाला जो फील्ड होगा, ये ताप इस फील्ड से संबद्ध हो गई, तो ये यहां पर क्या बनेगा, एक स्केलर फील्ड बनेगा। क्यों स्केलर फील्ड क्यों बनेगा, क्योंकि यहां पर जो टेम्परेचर होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, उसमें दिशा नहीं होती। टेम्परेचर में क्या परिमाण होगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, 5 का है, 20 का, 25 का, कितना है। ठीक है, तो एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा फील्ड जिससे कोई स्केलर क्वांटिटी संबद्ध हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर फील्ड कहते हैं। बात समझ में आ गई, यानी कि एक ऐसा फील्ड जिसमें कोई स्केलर क्वांटिटी संबद्ध हो, स्केलर फील्ड कहते हैं। या अदिश राशि से संबद्ध क्षेत्र को स्केलर फील्ड कहते हैं। मतलब स्केलर, यहां पे क्या है, अदिश राशि का मतलब स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी से संबद्ध फील्ड को हम क्या कहते हैं, स्केलर फील्ड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास में और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि एक एक्स वाई क्षेत्र में, एक्स वाई जेड यानी 3 अक्ष में, जैसे कि स्पेस में कहीं पर भी एक कोई क्षेत्र है, उसका टेम्परेचर, एक क्यूब है मेरे पास में, ये क्यूब है, अब इस क्यूब की लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ठीक है, इसमें सारी चीजें, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों चीज है, यानी एक्स वाई जेड तीनों अक्षों में। इसकी सतह का टेम्परेचर कितना है, इसकी सतह पर कितना टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट है, उसके बारे में यदि मैं डिस्कस करूंगा तो ये क्या कहलाएगा, स्केलर फील्ड होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल अराउंड ए चार्ज बॉडी, यदि मैं बात करूं, मेरे पास में एक इस तरह से कोई बॉडी है और इस पर एक समान रूप से आवेश दिया गया है। जब एक समान रूप से इस पर आवेश दिया गया है तो इसके चारों तरफ क्या होगा, इसके चारों तरफ विभव होगा इसके चारों तरफ, तो वो जो विभव है वो स्केलर फील्ड होगा, क्योंकि विभव में कोई दिशा नहीं होती है। ओके,
चलिए, ऐसे ही यदि मैं यहीं से इसकी परिभाषा बन जाएगी, एक ऐसा फील्ड जिसमें क्या हो, कोई वेक्टर क्वांटिटी संबद्ध हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। ऊपर वाली परिभाषा कर लीजिएगा, बस स्केलर की जगह पर वेक्टर कर दीजिए, स्केलर की जगह पर वेक्टर। एक ऐसा फील्ड जिसमें कोई वेक्टर क्वांटिटी संबद्ध हो उसे वेक्टर फील्ड कहते हैं, या यहां पर लिख देंगे हम अदिश की जगह पर सदिश, सदिश राशि से संबद्ध क्षेत्र को हम वेक्टर फील्ड कहते हैं, ऐसा लिख लेंगे। इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या दे देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या दे देंगे, इलेक्ट्रिक, FIELD, इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए चार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी के चारों तरफ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको यदि हम डिस्कस करेंगे तो वो आपका क्या होगा, वो वहां पर आपका वेक्टर फील्ड माना जाएगा। क्यों वेक्टर फील्ड माना जाएगा, क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम काउंट करेंगे, देखेंगे वहां पर, तो वो क्या होगा, वहां पर हम दिशा की भी बात करेंगे। ठीक है, या हमारे पास एक और एग्जांपल है, आप ऐसा समझिए, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए चार्ज बॉडी, या अराउंड ए मैग्नेटिक फील्ड आप लिख सकते हैं यहां पर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए मैग्नेट, अराउंड, यहां पर लिख दो अराउंड ए मैग्नेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका वेक्टर फील्ड हो गया। अब यहीं से आपका डेल ऑपरेटर आता है, फिर ग्रेडियंट, फिर ये सारी चीज कराएंगे कल। आज की वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ओके, चलिए, तो इसको हम क्रॉस करते हैं और यहां से हमारा ये हो जाता है।